नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आजकल पूरी मीडिया की निगाह ज्ञानवापी मामले पर टिकी हुई है। तमाम मीडिया में यही बातें चल रही है कि ज्ञानवापी मामले में ऐसा हुआ, कोर्ट में ये बात आई, ज्ञानवापी के तहखाने में ये मिला। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद से 300 किलोमीटर की दूरी पर चुपके चुपके जो हो रहा है उससे सब लोग बेखबर हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पटना की, जहां से बिहार की सियासत में भूचाल लाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल ठीक सुना, पटना में बिहार की सियासत में भूचाल लाने की तैयारी की जा रही है। वहां अगले 72 घंटे तक काफी उठापटक होने का दौर हो सकता है। ये संकेत मिले हैं सीएम नीतीश कुमार के उस तथाकथित निर्देश से, जिसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना ना छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इससे एक ही बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, नहीं तो इस तरह की चर्चाएं नहीं होती। तो इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साकेत दिनकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, माधव आनंद जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, पवन कुमार जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा अपने इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। माधव आनंद जी, आपको क्या लगता है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, या पतझड़ के आसार दिख रहे हैं? आपके क्या क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप अपने माधव जी, प्रश्न को दोहराएं। सुन पा जी, रहे हैं? मैं आपको अच्छी तरह सुन पा रहा हूं। माधव जी तक भी मैं हमारी आपको बात पहुंच नहीं पा रही है। माधव जी सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपकी आवाज अच्छी तरह आ रही है मेरे पास। आपकी आवाज पहुंच रही है माधव जी, आपको। जी, आवाज शायद आ रही है हमारे आपकी। दूसरे मेहमान से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और माधव जी हेलो, सुन पा रहे हैं? आ रही है आवाज? जी, मैं सुन पा रहा हेलो, हूं आपकी आवाज। हेलो, हाँ माधव जी बताइए, क्या बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, मेरी आवाज? या पतझड़ है? आपका आपका प्रश्न क्या है? इस प्रश्न पहले आप प्रश्न बता दें, मैं उसका जवाब देने के लिए अपने पार्टी की तरफ से अधिकृत हूं। मैं आपको पार्टी का जवाब दे दूंगा। जहां तक आप जिन बातों का जिक्र किया, जी अरे यहाँ एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। जी यह सरकार 2025 तक चलेगी, इसमें कोई दुविधा, कोई संशय नहीं है। अब जी जहां तक आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा जी कोई भी सर्कुलर नहीं दिया गया है कि सभी विधायकों को जो है पटना में रहने के लिए कहा गया है। अब जी कहां से ये बातें आ गई, कहां से कयासे लगाए जा रहे हैं, वो आप पत्रकार महोदय ही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से राज्यसभा का जो एक सीट है जनता दल यूनाइटेड कोटे से, उसके जी लिए भी नाम तय करना है, उसके भी नामांकन होने हैं। जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक भी होनी है, जहां जी निर्णय लेना है और कैबिनेट में प्रस्ताव भी जाना है कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार अपने खर्चे पे कराएगी और उसमें मोडेलिटीज क्या होगी वो भी डिस्कस करना है। जी निश्चित रूप से जब इतनी सारी घटनाएं एक साथ होना ही है, तो विधायक तो वैसे भी मौजूद रहते हैं पटना में। यही कारण है कि पटना में मौजूद रहेंगे। अब उसको जी आप राजनीतिक चश्मे से अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, हम लोग आपको रोक तो नहीं सकते। आपको जिस रूप जी में देखना है उस रूप में देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। देखिए, जितने राजनीतिक चश्मे हैं वो तो आप लोगों के पास होते हैं, हमारे पास तो पत्रकारिता का चश्मा है। हम लोग तो पत्रकारिता के चश्मा से देखते हैं, राजनीतिक चश्मा तो हमारे पास होता ही नहीं है। अब अगर आप बता रहे हैं कि कोई चश्मा है तो पता नहीं, जो भी है जिनके पास होगा, हमारे पास तो फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल बात कहीं से आई है कि भाई विधायकों को निर्देश दिया गया, हो सकता है निर्देश ना दिया गया हो, लेकिन क्या इस बात को झुठलाया जा सकता है? जैसा आपने कहा कि जातीय जनगणना होनी है, तो जातीय जनगणना पे बीजेपी की राय तो आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अलग है, और वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि भाई जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद आप, और दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव है वो कहते हैं कि जातीय मतगणना होनी चाहिए। तो आप अपने गठबंधन की बात नहीं सुन रहे हैं, आप तेजस्वी यादव जी की बात सुन रहे हैं, जिससे 36 का आंकड़ा हुआ करता था कुछ दिनों पहले तक, और उसकी मांग पे हो सकता है आपकी भी विचारधारा को जातीय मतगणना होनी चाहिए।
तो उसके आधार पर आप 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं मीडिया में तो जाहिर सी बात है, और निर्देश आता है कि भाई विधायक लोग मौजूद रहे पटना में, तो इस तरह से कयास लगाया जाना लाजमी है। अब मैं आपको जवाब दे देता हूं जी। बिहार विधानमंडल से 2 बार सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का अर्थ होता है बीजेपी की भी सहमति, सर्वसम्मति से 2 बार प्रस्ताव पारित हो गया, केंद्र को भेजा गया कि जातिगत जनगणना जो है सो होनी चाहिए, जातिगत जनगणना। आपको याद होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री से भी सभी सर्वदलीय जब शिष्टमंडल जो है, जब प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मुलाकात होती है, वहां भी बीजेपी के नेता मौजूद थे और वहां भी उन लोगों ने भी हम लोग की मांग का समर्थन किया था। जब केंद्र सरकार ने हम लोग की मांग को नहीं माना तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार अपने खर्चे पे करवाने के लिए तैयार है। भाई उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? बीजेपी के लोगों ने तो पहले भी सपोर्ट किया, विधानमंडल के और विधानसभा और विधान परिषद दोनों में उनके सदस्य हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ। अब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, अरे तेजस्वी यादव जी से पहले जनता दल यूनाइटेड आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर से कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं। अब निश्चित रूप से जब सबकी मांग है, सबकी मांग पर सहमति भी है, जातिगत जनगणना क्यों ना हो? जातिगत जनगणना के बहुत सारे फायदे हैं। सरकार को फायदा यह मिलेगा कि भाई जो कल्याण की योजनाएं बनती हैं, उस योजनाएं बनाने में भी सरकार को निश्चित रूप से ये डेटा जो है काफी लाभकारी होगा। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज की कितनी आबादी है। अभी बहुत सारे जो कयासे लगाए जाते हैं कि इसकी आबादी इतनी % है या इसकी आबादी इतनी % है, इस पे सब पे पूर्ण विराम लग जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा हम लोग तैयार करेंगे और उस डेटा को प्रकाशित करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल। और इसी जातीय जनगणना से यह भी तय हो जाएगा कि किस पार्टी के साथ गठबंधन बनाए में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। देखिए पार्टी एनडीए, मैंने पहले ही कहा कि एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एक नेचुरल अलायंस है और यह अलायंस आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। बीजेपी का अगर कोई सबसे विश्वस्त पार्टनर है तो वह है जनता दल यूनाइटेड। अगर आप इतिहास देख लीजिए, एनडीए का इतिहास देख लीजिए, तो सरकार में गठबंधन में तो कोई रार है ही नहीं। अब आप लोग को पता नहीं कहां से दिखाई पड़ जाता है कि गठबंधन में खटास है। गठबंधन में कोई खटास नहीं है। आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, वहां देखिए कि तारकिशोर जी भी खड़े थे, जो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के कोटे से, उनकी भी सहमति थी। तो सब सहमति से ही हम लोग सब काम करते हैं और जो राज्य के लिए उपयुक्त होता है, बिहार वासियों के लिए उपयुक्त होता है, वह निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी लेने का काम पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। दिनकर जी, आवाज पहुंच रही है? दिनकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं जी। दिनकर जी, मेरी आवाज आ तक? आप तो वहां पे हैं, पटना में हैं, वहां पे आप तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बातें उठ रही है अभी बिल्कुल पूरी तरीके से अफवाह है या इसमें कोई दम है? नहीं, अफवाह तो नहीं है, ये तो हर मीडिया में छाया हुआ है जी। ये जो है एक दबाव की राजनीति है जी। जिस दिन लालू प्रसाद जी के ठिकानों पर छापे, सीबीआई के छापे लगे जी, उसी दिन यह निर्णय नीतीश जी का हुआ कि अपने सभी विधायकों को, 43 विधायकों को पटना नहीं हो पाया है कि कितने विधायक पटना में बैठे हुए हैं जी। ये है, लेकिन उनको बुलाने का अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ उनको संदेह है। और इधर इस चीज को देखा जाना चाहिए कि आरसीपी सिंह जो इनके कभी खास हुआ करते थे जी, और केंद्र में मंत्री है जनता दल यू कोटे से जी, वो नीतीश कुमार जी के तरफ से बार्गेनिंग के लिए भेजे गए थे 4 सीट के लिए, केंद्र में मंत्री के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी सीट सुरक्षित होते हुए अपनी सीट एक पे ही ये हो गया, जिससे नीतीश जी भी नाराज चल रहे थे। और दूसरा ये है कि आरसीपी सिंह, शायद अगर आपको याद हो, पिछले जो 2020 के विधानसभा चुनाव हुए, बिहार विधानसभा चुनाव जी, उसमें आरसीपी सिंह भी पूरा टिकट बंटवारे का काम किया था। और बिल्कुल जो 43 विधायक हैं जनता दल यू के, उनमें से 28 विधायक इनके बहुत करीबी माने जाते हैं जी, और जो इनके प्रभाव में होते हैं।
तो अभी जो स्थिति चल रही है कि कहीं जनता दल यूं टूट के कगार पे न चला जाए, हालांकि टूटने से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता जी, क्योंकि सरकार तो भाजपा बना नहीं पा रही है अपने दम पे, अकेले दम पे जी, उनको लेने के बाद भी। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार पे भी एक दबाव इसलिए आ गया है कि याद होगा अगर जब ये जो सीबीआई का छापा पड़ा है, जी, 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 बताइए बताइए। उस लालू जी का जो अपॉइंटमेंट दिया गया था, उस मुद्दे पे जो छापे लगे और मिशा जी और राबड़ी जी पे जो एफआईआर दर्ज किया गया सीबीआई द्वारा, वो याद होगा कि 2004 से 2009 तक लालू जी केंद्र में मंत्री रहे थे, रेल मिनिस्टर उसके, और नीतीश जी भी रहे थे। तो उस जमाने में भी एक स्लीपर का घोटाला आया जिसकी फाइल सीबीआई के पास है, साथ साथ एक बिहार में भी सृजन घोटाला है जो उसकी भी फाइल सीबीआई के पास है। तो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार पे दबाव की राजनीति है भाजपा की। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि जो दोनों बड़े धड़े के लोग हैं उनके जो तोता है वो तोता केंद्र के पास है। जब जहां दिक्कत आती है केंद्र को उस तोते का गला दबाने लगते हैं, ये कह सकते हैं। दूसरा एक ये भी आप देख लीजिए कि केंद्र से भाजपा के सबसे विश्वसनीय मुस्लिम चेहरा शहनवाज हुसैन को बिहार में मंत्री बनाकर भेजा गया जी। मतलब आने वाले समय में ये क्लियर है कि भाजपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि आने वाले समय में बहुत ये कोई सोचना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार को मजबूरी में रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो लालू जी के साथ जाके सरकार बना के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। जी जी ठीक है। इस बीच में हमारे साथ यही है कि भाई जी आपके पास लौटेंगे दोबारा। पवन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। पवन जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है। देखिए जो तमाम बातें हो रही है, जो दिनकर जी ने भी कही बात और जो माधव आनंद जी ने भी कही बात, वो आपस में थोड़ी विरोधाभासी हैं। दिनकर जी का मानना है वहां पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर राजनीतिक घटनाक्रम पे उनकी पैनी नजर रहती है, बहुत करीब से वहां की सियासत को देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि इसमें अफवाह जैसी कोई बात नहीं है, कहीं तो कोई है, कहीं तो चिंगारी उठी है, धुआं ऐसे नहीं उठ रहा है, कहीं तो आग लगी है। लेकिन माधव आनंद जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हो सकता है उनकी सियासी मजबूरी भी हो। इस बीच एक बार फिर से जुड़ गए पवन जी। पवन जी आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर रुक करते हैं माधव आनंद जी की और माधव आनंद जी, तो एक बार फिर बात वहीं आके टिकती है कि जो तमाम राजनीतिक उठापटक है, इस बीच में नीतीश कुमार जो है वो बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। पटना की अगर फिजा बदल जाती है, जब भी वो बुद्ध की शरण में जाते हैं पटना की फिजा बदलने लगती है। जब 2017 में गए तो पटना की फिजा बदल गई, बीजेपी के साथ सरकार बन गई, महागठबंधन के साथ रिश्ता टूट गया, रातों रात ऐसी मतलब उठापटक हो गई वहां पे। क्या इस बार आपको नहीं लगता कि इस बार फिजा बदलने की ओर इशारा कर रही है? कोई फिजा बदलने की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। अब मैंने पहले ही कहा कि जिसको जिस निगाह से देखना है आप देखते रहिए। हम लोग बिहार वासियों की लगातार सेवा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जैसे सरकार चल रही है, यह सरकार 2025 तक चलेगी। यह बात मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से दोहरा रहा हूं। और कहीं कोई मतभेद मनभेद कुछ भी नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साझा सरकार चला रहे हैं। एक सही रणनीति के तहत जो सरकार आगे बढ़ रही है और जातिगत जनगणना निश्चित रूप से बिहार में होगा। हम लोग की कोशिश है कि सब लोग की सहमति उसमें हो और कैबिनेट के पास प्रस्ताव जाए और कैबिनेट जैसे उसको अप्रूव करे। यही है, राज्यसभा का चुनाव होना है। निश्चित रूप से सही वक्त पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं कि भाई किसको राज्यसभा में भेजना चाहिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उचित टाइम पे उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। यहाँ तक बात है कि क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता, दिनकर जी ने जैसा बताया कि आरसीपी सिंह के साथ में करीब 28 विधायक ऐसे हैं जो उनके काफी नजदीकी हैं, उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आरसीपी सिंह का टिकट काटा जाता है, टिकट उन्हें नहीं दिया जाता है, राज्यसभा उन्हें नहीं भेजा जाता है, तो वहां कुछ बगावत के सुर भी सुनाई दे सकते हैं? किस बगावत की सुर? जनता दल यूनाइटेड परिवार एकजुट है। आज आरसीपी बाबू जनता दल यूनाइटेड के तरफ से केंद्र में मंत्री हैं। तो आप लोग कहां से क्या सोचते हैं? अब आप लोग की सोच पे तो मुझे एक तरफ से मैं क्या बोलूं, हंसी आ रही है। आप लोग अपने आप आकलन कर रहे हैं कि भाई आरसीपी सिंह जी को जब जाना है कि नहीं जाना है, उनके साथ कितने विधायक हैं। हम लोगों के सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार एकजुट है।
वो जो निर्णय लेंगे एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय को जाकर सम्मान करेगा और साथ में रहेगा। जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जाते हैं दोबारा तो मंत्री नहीं रह पाएंगे? ऐसे हालत में क्या होगा? देखिए, अब तो कयास आप कुछ भी लगा लीजिए, वो राज्यसभा में जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे थोड़ा वक्त का इंतजार कर लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज क्या कहा, सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा। अब 2 दिन 3 दिन की बात है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो राजनीति में एक मापदंड स्थापित किया है। आप भी पता है, अभी हम लोगों ने राज्यसभा में जिनको भेजने का काम किया, जो बाई इलेक्शन, देखिए अनिल हेगड़े कब के नेता हैं, कितने पुराने कार्यकर्ता हैं, एक साधारण व्यक्ति, उनको भी राज्यसभा में हम लोगों ने भेजने का काम किया। तो जनता दल यूनाइटेड परिवार जो है निश्चित रूप से सभी विषयों पे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई निर्णय लेती है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे। जी, लेकिन जो पिछले दिनों इफ्तार पार्टी की सियासत हुई, इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी गए राबड़ी आवास पे, फिर तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, नीतीश कुमार के मतलब जेडीयू की जो इफ्तार पार्टी थी वहां शामिल हुए, और जब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास से निकल रहे थे तो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बिहार में खेला होगा। आपको नहीं लगता कि ये दावा, उसके दावे में कुछ जान है, कुछ वजह है, तभी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तेज प्रताप? अब तेज प्रताप जी किस समय क्या बात बोलते हैं वो आप भी समझ सकते हैं। उनके ट्वीट के माध्यम से किस समय वो आरजेडी छोड़ते हैं और किस समय आरजेडी परिवार में चले जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के ट्वीट पे या स्टेटमेंट पे आप मेरा कमेंट चाहते हैं, जो मुझे खुद भी उचित नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से देखिए, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वो किस पार्टी में है, उनके क्या विचारधारा है, वो लोग जाने। जहां तक रमजान के पवित्र महीने में एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है, और ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है राबड़ी देवी जी के आधिकारिक आवास पे गए हैं। पहले में भी रमजान में जाया करते थे, जब भी हिंदुओं का जो त्योहार होता है, जब उनको इन्विटेशन मिलता है तो वहां भी जाते हैं। और उसी तरह जब हम लोग के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों ने रमजान के महीने में जो इफ्तार पार्टी रखा तो आदरणीय तेजस्वी यादव भी आए, तो उसको राजनीतिक रंग देना, यह कहना कि दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है, अरे नजदीकियां बढ़ेगी तो खुल्लम खुल्ला बढ़ेगा, आपको ही पता चलेगा, इसमें क्या किसी को आपत्ति हो सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी तो फिलहाल एनडीए की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, और 2025 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, 2017 के बाद से 5 बार रमजान का पवित्र महीना आया, 5 बार इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, बीच में 1-2 साल की बात छोड़ दें तो, लेकिन ऐसा संयोग इस बार ही क्यों बन रहा है? देखिए, 2 साल से तो कोविड का था, कोविड के कारण बहुत सारे जो धार्मिक आयोजन थे नहीं हुए। जी, वो तो मैंने खुद ही हटा दिया कई बार। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी, स्वाभाविक है उनके कार्यक्रम पहले से लगे होते हैं, कई बार इनविटेशन जाता भी है तो स्वाभाविक है उनके कार्यक्रम पहले से लगे होंगे तो नहीं आ पाए। इस बार पटना में अवेलेबल थे, कार्यक्रम हुआ और वो वहां गए। अब उस पे हाई तौबा मचाना, नहीं, हाई तौबा नहीं मचाया जा रहा है। देखिए आप भी राजनेता हैं, राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं और राजनीति करते भी हैं, लेकिन हम लोग तो पत्रकारिता करते हैं। जब इस तरह के संयोग बनने लगते हैं तो कहीं ना कहीं से आवाज तो उठेगी। दिनकर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के संयोग के कारण अगर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं तो ये गलत नहीं है? साकेत दिनकर जी, गलत इसलिए नहीं है। देखिए, अगर पहले 2020 के समय का चुनाव के बाद का देख लीजिए और आज का देख लीजिए, नीतीश जी की लोकप्रियता में बहुत गिरावट आई है जी। दूसरा, कहीं ना कहीं भाजपा का एक दबाव यह है कि भाई मुख्यमंत्री का पद हमारे पार्टी को मिले, क्योंकि हमारे पास 74 विधायक हैं, आपके पास सिर्फ 43 विधायक हैं जी। एक ये है। दूसरा, भाजपा अकेले दम पे अब चुनाव लड़ने के लिए वहां अपनी जो मैदानी तैयारी है वो कर चुकी है। अच्छा। और एक मुस्लिम चेहरा को लाया जा रहा है ताकि जो जनता दल यू या राष्ट्रीय जनता दल का जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा की तरफ भी आए। तो शाहनवाज हुसैन जी को जो बिहार भेजने का एक कारण वो भी दिखता है मुझे जी। तो ये सब कुल मिला के जो राजनीति चल रही है वहां की, वो यही एक नेतृत्व परिवर्तन है। और तीसरा, आरसीपी सिंह का जो मुद्दा है वो दिखता है कि उनके 28 लोग आएंगे तो शायद भाजपा वहां अपने को और मजबूत कर पाएगी। और याद होगा, लालू जी को हटाने के लिए यादव समीकरण चला था कि यादव के खिलाफ यादव लड़ाओ। उसी प्रकार नीतीश जी के खिलाफ जो कुर्मी वोट बैंक है या कुर्मी जो बाहुल्य समाज है, उसके लिए आरसीपी सिंह को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तो ये एक गेम हुआ है जातिगत समीकरण को देखते हुए जी।
मतलब वहां पे खेला हो रहा है। तो कुल मिला के अब जो धरातल बनाया जा चुका है, जी धरातल जो है बनाया जा चुका है भाजपा द्वारा। 5 साल पहले नीतीश कुमार को बरगलाया गया था भारतीय जनता पार्टी। आज कल भी मैं देख रहा था एक न्यूज चैनल पर सुशील मोदी कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार को किसी कीमत पर अलग होने नहीं दूंगा। ये क्या मतलब है? इसका अर्थ आप निकालिए कि इसका क्या अर्थ है। किसी मतलब का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि भीतर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर में भी 2 खेमा है। एक खेमा नीतीश कुमार जी को चाहता है, दूसरा खेमा नीतीश कुमार जी को नहीं चाहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी सिर फुटबॉल चल रहा है और आरसीपी भी, यहाँ जदयू में भी आरसीपी एक अलग गुट लेकर बैठे हुए हैं। आप क्या मानते हैं? चलिए, जो प्रवक्ता जेडीयू के थे उन्होंने तो कहा कि नहीं ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और जो एक नेचुरल अलायंस है वो जेडीयू और बीजेपी का है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी खिचड़ी पकेगी जेडीयू के साथ में, या जेडीयू बीजेपी के साथ अलग नहीं होगी? अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, नेचुरल अलायंस किसे कहते हैं? जी, नेचुरल अलायंस वही ना कहते हैं कि क्या ज्ञानवापी मुद्दे पर नीतीश कुमार के विचारों के साथ है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल। क्या सुनिए, क्या अल्पसंख्यकों के समस्याओं के साथ है बीजेपी? क्या नीतीश कुमार के विचारधारा जातीय जनगणना के करवाने पर बीजेपी है साथ में? ठीक है कि विधान परिषद में एक साथ प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय पारित हुआ, लेकिन आज तो उनके सभी बड़े नेता जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुंह फुला करके उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि दोनों का नेचुरल अलायंस? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जेडीयू कह रही है। जेडीयू का कहना है कि ये नेचुरल अलायंस है। क्या ये अंदर की बात ही मीडिया को पता चल गई इसलिए इतना हंगामा है? और जो श्रवण कुमार जी हैं उनको आगे आकर के ये कहना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें सफाई देनी पड़ती है। कोई तो बात है जिसके कारण ये सारा गुबार उठा है। तो दिनकर जी, आपको क्या लगता है कि वाकई अगले 72 घंटे में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो दावा अपने जो आरजेडीयू के प्रवक्ता है वो भी कर रहे हैं? सच्चाई तो यही है कि जो जनता दल यू है टूटने के कगार पे, और भाजपा का भी ये रहा है। आप देखिएगा कि जहां जहां गई है उस दूसरी अपनी सहयोगी पार्टियों को वो कमजोर की है जी। और दूसरा, जब इनका ये तो बोलने की बात है कि जातीय जनगणना के लिए सब हो रहा है जी, या टिकट ये राज्यसभा के टिकट को फाइनल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है जी। अगर ऐसा हुआ होता तो निर्णय तो स्वयं नीतीश जी खुद लेते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको राज्यसभा भेजना है, किसको विधान परिषद भेजना है। तो ये मीटिंग का दिखावा क्यों किया जा रहा है? दरअसल इनको डर हो गया है कि अब ये 28 लोग जो है वो उनके साथ चले जाए, तोड़ ना दे, और नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता दल यू के राष्ट्रीय जनता दल के साथ समर्थन करके वो मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जा सकता, नहीं ये उसको बर्दाश्त कर पाएंगे जी। तो कुल मिला के अपनी पार्टी को टूट के कगार पे देख रहे हो वो जी। तो मतलब, और यही मीडिया हलकों में खबर यही है, मतलब जेडीयू और ये अंतिम इनके पास यही एक शस्त्र यही है कि ये राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा अपना सौंपेंगे। मतलब नीतीश कुमार को अब ये भी साफ तौर से लगने लगा है कि अगर हमने टिकट नहीं दिया आरसीपी सिंह को, जिसका वो मन बना चुके हैं, जैसा मीडिया में खबरें आ रही है कि शायद आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो चुका है, तो उन्हें यह भी डर सता रहा है कि हो सकता है कि नौबत ऐसी आ जाए कि उन्हें अपना बहुमत साबित करना पड़ जाए और आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ दे। यानी कि नीतीश कुमार को दोनों खतरा दिख रहा है, तो सरकार भी गई, ऊपर से पार्टी भी टूट गई। तो ऐसे हालात में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या कोई सरकार बना पाने की स्थिति में होगा दिनकर जी? नहीं, सरकार तो नहीं बन सकेगी, लेकिन जो भाजपा जो है अपना चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी अच्छी तरह कर चुकी है और उसको पता है कि मैं अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ूं। इसलिए आपको मैंने पहले रेफरेंस में बताया था कि शहनवाज जी को जो बिहार भेजा गया वो पृष्ठभूमि यही है जी। और दूसरा, जहां तक आरसीपी सिंह जी के जाने की बात है, वो जनता दल यू कोटे से न जहां भाजपा से चले जाएंगे, कहीं से उनको नॉमिनेट 6 महीने के लिए तो मंत्री रह ही सकते हैं जी। तो ये उनके लिए ज्यादा कुछ महत्व तो नहीं रखता, मंत्री परिषद केंद्र में रह सकते हैं जी।
लेकिन हाँ, नीतीश जी की सरकार को खतरा दिख रहा है और उनकी लोकप्रियता गिर गई है। दूसरा, शराबबंदी के नाम पे भी बहुत बहुत लोगों में, जो विधायक दल है, विधायक हैं, उनमें भी फूट है कि शराबबंदी बंद कर राज्य का राजस्व एकदम खत्म हो चुका है। जो छोटा मोटा भी एक कॉन्फ्रेंस भी होता है वो अब झारखंड में होने लगा है। बिहार का रेवेन्यू पूरा खत्म है। कोई खास तरह कोई आप उपलब्धि नहीं दिखा पाए हैं कि लोग के पास जाके आप बोल सके कि हम ये काम करें जी। तो कहीं ना कहीं उनकी जिद के चलते ये पूरा बिहार का राजस्व खत्म हो चुका है जी, और जी। ऐसा नहीं है कि वहां शराब नहीं मिल रहा है, शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। कुछ लिमिटेड लोग जो दलाल माफिया है उनके हाथों बिक रहा है जी जी। तो ये बिहार की स्थिति को खराब किया है और राजनीति पे भी इसका असर दिखेगा आपको अगले चुनाव में, बिहार के अगले चुनाव में। आलोक जी, अब जो समीकरण निकल के आ रहा है, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ही ये जानना चाहूंगा कि जो समीकरण सामने निकल के आ रहा है कि अगर बगावत होती है, जेडीयू के अंदर बगावत होती है तो पार्टी टूटेगी, उसके ज्यादातर विधायक आरसीपी सिंह के साथ चले जाएंगे। अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलता है तो अगर उस हालात में नीतीश कुमार जी इस्तीफा देते हैं और उस हालात में जो बची हुई जेडीयू है वो आपके साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा? और दूसरा, क्या अगर वो गठबंधन होता है तो उस गठबंधन का नेता क्या आप नीतीश कुमार को मानेंगे या तेजस्वी यादव जी को आगे करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर पूरी पकड़ है जी। अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पार्टी तोड़ने में लगे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह इसमें कामयाब हो। और जहां तक बात है सरकार बनाने की और नहीं बनाने की, ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे, वो किधर जाएंगे, वो सत्य की ओर जाएंगे या वो ऐसे पार्टी की ओर रहेंगे जो उनको खाना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये कुर्ता की तरह मुंह बाए खड़ा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि जदयू के टोटल विधायक हमारे यहाँ चले आए, नीतीश कुमार को अलग करके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये तो शुरू से षड्यंत्र रच रही, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने वाली पार्टी है और अगर नीतीश कुमार सतर्क नहीं हुए तो नीतीश कुमार को ये खा जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही षड्यंत्र रचना होता तो अपने छोटे भाई की भूमिका में आने वाली पार्टी के नेता को वो मुख्यमंत्री क्यों बनाते? मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें सम्मान दिया। जी नहीं, सम्मान नहीं दिया, ये उनका अपमान कर रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूं, ये जब हुआ, इन लोगों के बीच गठबंधन हुआ था तो यही हुआ था कि गठबंधन दल का नेता कौन होगा? नीतीश कुमार। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच भी गठबंधन हुआ था तो हम लोग ने नीतीश कुमार को नेता माना था। तो हमारी सीट ज्यादा थी और नीतीश कुमार की सीट कम थी, फिर भी हम लोग ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ये चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं, ये गठबंधन धर्म का पालन सभी को करना चाहिए और वही पालन करने के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया जरूर, लेकिन जिस दिन से बनाया उस दिन से उनका कुर्सी का खींचने पर लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार गिरे हम बैठे। जी, तो आपको अब ऐसा लगता है कि जो इफ्तार पार्टी के मेन्यू में कोई खिचड़ी जैसा आइटम भी रहा था जब नीतीश कुमार जी आपके राबड़ी आवास पे आए, तो क्या वहां कोई खिचड़ी पकी थी या फिर ये अपने आप में कोई दाल गला रहे हैं नीतीश जी? नहीं, देखिए, ये सब न खिचड़ी पकता है न दाल गलता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजनीतिक संभावनाओं की खेल है और नीतीश कुमार हमारे दुश्मन नहीं है जी। हमारे विचार जिस दिन नीतीश कुमार से मिल गया तो नीतीश कुमार हमारे साथ है। आज मैं साफ कह रहा हूं कि लालू जी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार की राय है और हम दोनों आदमी मिलकर के जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक है। और नीतीश कुमार जी दुश्मन नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं नीतीश कुमार दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आपके नेता के द्वारा ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है। अब देखिए, ये किसने कहा, क्या कहा, कब कहा,
पेट में तो दांत सबको होता है। अगर पेट में दांत नहीं होता तो कैसे पचता? खाना पचना चाहिए ना। खाना पचाने के लिए तो पेट में दांत होना चाहिए। पेट में दांत की बात ये। अब एक बात बताइए कि नीतीश कुमार तो मोदी जी के बारे में भी क्या कहा। मोदी जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा? मोदी जी ने तो नीतीश कुमार को डीएनए में खराबी बताकर गाली देने का भी काम किया। तो राजनीति में ये सब कोई मतलब मायने नहीं है कि कौन क्या किसको मतलब राजनीति में ये सब कुछ मायने नहीं रखता। संभावनाओं की राजनीति होती है, राजनीति में मायने नहीं रखता विचार। एक तरफ आप कहते हैं कि विचारधारा बहुत मायने रखता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि विचारधारा और इस तरह की चीजें मायने नहीं रखती। पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन है जी। देखिए, विचारधारा और वक्तव्य दोनों दो चीज है जी। विचारधारा पार्टी का सिद्धांत होता है, और अगर हम किसी गठबंधन से अलग होते हैं तो किसी के बारे में ये व्यक्तिगत राय है जी। समझ गए ना। नीतीश कुमार के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को डीएनए को खराब कर दिया था, ये उनको गाली देने का काम किया था। और नीतीश कुमार ने मोदी जी के खाना पर बैठा कर पत्थर छीलने का काम किया था। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये व्यक्तिगत होते रहती है व्यक्तिगत लड़ाई। लेकिन वैचारिक लड़ाई जो है, वैचारिक लड़ाई जो सिद्धांत की लड़ाई है, वो तो अलग अलग है। जब हमारी जो है वो है, अब नीतीश कुमार से कभी नहीं दुश्मनी है। मतलब हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। मतलब यही आप कहना चाहते हैं कि मतभेद तो है लेकिन मनभेद नहीं है। राजनीति में मनभेद होता ही नहीं है। हाँ, कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता, कोई अस्थायी दोस्त भी नहीं होता है जी। तो ये मान के चलें कि जो सुगबुगाहट है अभी मीडिया में है, कल की तारीख में वो सियासत में भी दिखेगी, कल की उसके बाद वो सामने भी आएगी, चीजें आएगी ना आए ये बाद की बात है। लेकिन जो तमाम संकेत मिल रहे हैं, जो अभी बातें चल रही है, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है पटना के राजनीतिक गलियारों में। दिनकर जी, आखिरी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि इस तरह की हलचल अगले 72 घंटे में कुछ होने वाली है? नाम आप गलत ले रहे हैं। 72 घंटे में अगर घटना घटनी हो, मेरा सवाल दिनकर जी से था, साकेत दिनकर जी से था। आखिरी प्रतिक्रिया मैं आरजेडी प्रवक्ता से लूंगा, आलोक जी से लूंगा। आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक रहा तो 72 घंटे के बाद कोई खुशखबरी आप लोगों के लिए आ सकती है? खुशखबरी हम लोगों के लिए नहीं आएगी, खुशखबरी नीतीश कुमार के लिए ही होगी, खुशखबरी बिहार की जनता के लिए होगी। बिहार की जनता जो चाह रही है कि बिहार में जातीय जनगणना हो, उनके लिए होगी। हम लोग सत्ता के पीछे कभी भागने का काम नहीं किया, सत्ता रास्ते में आती है। हम लोग सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और ना करेंगे। अगर उस रास्ते में सत्ता आती है तो जब बात आती है किसी गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात आती है, जब बात आती है कोई गठबंधन टूटने की बात आती है, शुरुआती दौर में तमाम जो गठबंधन से जुड़े नेता हैं इनकार करते हैं, कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, महज कयास लगाए जा रहे हैं। ये वैसा ही मसला है जो 2017 में हुआ था। 2 दिन पहले तक ये तमाम बातें हो रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, महागठबंधन लगातार जारी रहेगा और इस तरह के कोई भी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और इसी तरह के कयास 5 साल बाद फिर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ जा सकते हैं, उनके साथ महागठबंधन एक बार फिर बना सकते हैं, लेकिन किस शर्त पे, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह बात बिल्कुल अब लगभग तय मानी जा रही है कि अगर यह गठबंधन टूटता है, जो जेडीयू का गठबंधन है, बीजेपी के साथ गठबंधन, अगर यह गठबंधन टूटता है तो सरकार किसी की भी बनने की सूरत नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर बिहार चुनाव के दरवाजे पे, चुनाव के मुहाने पे नजर आएगा। हालांकि ये तमाम चीजें हो सकता है 72 घंटे में साफ हो जाए, या हमें और लंबा इंतजार करना पड़े, या हो सकता है ये महज कयास हो जो जेडीयू के प्रवक्ता भी कह रहे थे या सरकार से जुड़े हुए तमाम लोग कह रहे थे। हालांकि क्या होना है भविष्य के गर्त में छुपा है। तो चलिए 72 घंटे का इंतजार करते हैं और 72 घंटे के बाद देखते हैं कि जो मीडिया में खबरें हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर जो पहले से सरकार चली आ रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक है।
मतलब सब कुछ ऑल इज वेल है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।